हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, ये सीरीज चलाया जा रहा है घटना चक्र बीपीएससी का पूर्वावलोकन का। ये 2024 का है, ठीक है। तो जो आप लोग 17वीं बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो इसको जरूर पढ़ के जाइए, इसको रिवीजन करके जाइए। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, ठीक। तो इसमें क्या है, 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी तक सारा इसमें बीपीएससी में जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन सब इंक्लूड है इसमें। तो आप लोग कहीं और बुक देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को घटना चक्र अच्छा लगता है तो इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में नोट्स भी और डिटेल में दिया गया है, ताकि डिटेल से भी क्वेश्चन आए तो वहां से आप लोग का सॉल्व कर सके, ठीक है। इसके पहले हम साइंस करा चुके हैं। साइंस में क्या कराए हैं? भौतिक विज्ञान। आज हम कराने वाले हैं जीव विज्ञान। ऐसे ही इसके बाद आएगा जीव विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान। तो तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। उसके बाद लेके आएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद लेके आएंगे जियोग्राफी। उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो पॉलिटी भी लेते आएंगे। अब विविध भी इसमें पूछा गया, वो भी लेते आएंगे। तो देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज इसमें है। जब भी आप देखिएगा प्लेलिस्ट जाके सर्च करिएगा इस चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को लाइन टू लाइन मिल जाएगा, इसमें जितना भी इसका कराया गया रहेगा। इसके बाद लेके आएंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, जो बीपीएससी का आया है मार्केट में। तो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान का। इसके पहले नहीं देखे भौतिक विज्ञान, जरूर देखिए, क्योंकि इसी में से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इसका पहला प्रश्न, पहले टॉपिक देखिए क्या है, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। इससे कैसा प्रश्न आया है? तो जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इसका आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। जेनेटिक्स यानी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, ये पक्षियों का अध्ययन होता है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ये है फलों का। 24 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अब जैव विकास से कैसा प्रश्न आया, देखिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनकी विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो देखिए इसका डिटेल देख सकते हैं आप लोग। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव जो है 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। अब ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, देखते लीजिए। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन? तो क्रोमैग्नान मनुष्य है, बी आंसर हो जाएगा इसका। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ये प्राकृतिक वर्ण है विकास का मुख्य कारक। नेक्स्ट है, विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यही है। तो डिटेल पढ़ लेंगे आप लोग इसको तो आप लोग जान जाएंगे, दोबारा ऐसा प्रश्न बनेगा तो। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। 19 से पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको जरूर देखिए। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहता है कॉर्निवोर। क्या कहता है? कॉर्निवोर। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, वे जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी यानी कॉर्निवोर कहलाते हैं। जैसे शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका देखिए आंसर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। ये ऊर्ध्वपातन से बहुत बार प्रश्न पूछा है, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पहले इसको डिटेल देखिए। नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेप्थलीन के मिश्रण के ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था में वाष्प, जैसे ठोस अवस्था रहेगा ना, उसको वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकृत से कैसा प्रश्न है? तो वर्गीकृत से प्रश्न देखिए पहला। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन है? शैवाल और कवक है, ए आंसर होगा। 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न रिपीट कर सकता है दोबारा।
लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? सहजीवी संबंध कहलाते हैं इनके। निम्नलिखित में से संवहनी पौधे को चुनिए। जो संवहनी है तो कौन है? फर्न हो जाएगा। तो फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। अब ये पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित ऊतक पाए जाते हैं। स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर हरा शैवाल का सी आंसर हो जाएगा। देखिए, स्पाइरोगाइरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां भी है। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण कौन सा है? तो डायटम हो जाएगा शैवाल का उदाहरण। तो डायटम एक जो है एकल कोशिकी वाले शैवाल हैं और यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा है। देखिए, संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? तो केचुआ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा है, सी आंसर हो जाएगा। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। तो कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है, सी आंसर होगा। देखिए, कवक में पर्णहरित नहीं पाया था, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा गया है, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा गया था। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको बी आंसर इसका हो जाएगा, म्यूटुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं, इसीलिए। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं, ए आंसर हो जाएगा। देखिए, लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं और ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसे स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, डी आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं और इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये याद रखिएगा, यूपीएससी में इसका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ये यूपीएससी इसका डिटेल में भी पूछ लेता है। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? ये है अनुरा के। इसका डिटेल देखिए, मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषता है इनमें 4 पाद पाए जाते हैं और इनके अगले पाद पिछले पाद की तुलना में लंबे होते हैं, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। देखिए, इसका डिटेल अगर पढ़ लेंगे आप लोगों ने तो कॉमन सेंस से ऐसा प्रश्न अगर दोबारा घुमा के पूछा जाए तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है तो ये द्विगुणित होती है, बी आंसर हो जाएगा। 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्री कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लीवर बर्ड आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट के पादप जगत का जल स्थल चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थल चर भी कहते हैं। इसे कोशिका के बारे में देखिए, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, इसको जरूर टॉपिक को कवर करिएगा आप लोग। जीके क्राउन से कर लीजिएगा या तो लुसेंट से कर लीजिएगा, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर। देखिए, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइट्रोकांडिया होता है। ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं कई बचपन से ही। नेक्स्ट देखिए, माइट्रोकांडिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइट्रोकांड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है।
निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष अणु है, और अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है ये, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनकी द्विगुणित हो सकती है। देखिए, पूछा ही गया था बीपीएससी में, और घुमा के प्रश्न एक बार और आया था इसका, इसमें शायद मेंशन नहीं किया गया है, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। तो देखिए, जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है और इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आनुवंशिकता से देखिए कैसा प्रश्न है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है, सबको मालूम होगा ये। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो आनुवांशिकी को करता है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें प्रश्नगत विकल्पों में आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकता माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति की योग्य बनाता है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ये डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। 23 में पूछा है 68वीं बीपीएससी में। डीएनए की खोज किसने की थी? इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका डिटेल जानिए, क्योंकि हर बार डीएनए से प्रश्न आता ही है। तो यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक एवं एमएचएफ विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिश्चर ने किया था। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए उत्तरदायी है, डी आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है? देखिए, इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो ऑर्थर कोर्नबर्ग ने बनाया था। डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। जिसको भी 4 और 8 नंबर के क्वेश्चन में डाउट होगा वो डिटेल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि डीएनए से जरूर प्रश्न आता है। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स यानी कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी, और इस खोज के लिए वर्ष 1961 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक तथा मैरिस विल्किंसन को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जैव उर्वरक से देखते हैं कीट संवर्धन क्या है? तो इसका आंसर होगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन कीटों यानी जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। यहाँ से आता है प्रश्न। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर तथा एक उत्तम जैव उर्वरक है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म, अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देखिए, कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम यानी लगभग शून्य तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैव खाद जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से जैव उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा यानी माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। पहला दूसरा सही है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जो यूरिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होता है किसका? अर्थनीति का, बी आंसर होगा। मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान से देखिए कंकाल व मांसपेशी तंत्र से कैसा प्रश्न आया है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और
मोड़े जा सकते हैं वो कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे कार्टिलेज। 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उपास्थि यानी कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपस्थि या उपस्थिनाक कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थि होता है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जो गलत है वो बताना है इसमें। मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, गलत है ये। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं, ठीक है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें गलत पूछा गया था, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए, मांसपेशियां एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होते हैं और ये दिल की धड़कन, श्वास और पाचन को नियंत्रित करता है। तापमान नियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशियां प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ों में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो इसका आंसर एक्टिन और मायोसिन। ये देखिए 24 में पूछा हुआ प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ये आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखिए कि उपकरण ऊतक एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्न्याशय, फेफड़ा, नाक, आंख, कान में पाया जाता है। वयस्क मानवों की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 50% तक होता है। वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार हाथ और पैरों की हड्डियों की कुल संख्या 106 होती है, जो कि सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 का लगभग 50% होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सी आंसर हो जाएगा। 19 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है और ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन होता है और सेलोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ से प्रश्न आता है, इसको जरूर नोट डाउन करिए कहीं शॉर्ट नोट में। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका देखिए डिटेल कि एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं तथा शेष 14 हड्डियां चेहरे की और 6 मध्य कड़ों की तथा हेवाइट नामक अस्थि होती है। मनुष्य शरीर में पैर की हड्डी होती है, ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग में बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, इसका भी डिटेल देख लेते हैं कि 20 वर्ष की मानव शरीर की हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। अच्छीय कंकाल जिसमें 80 हड्डी होती है और उपांगीय कंकाल जिसमें 126 हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत यानी कृंतक जिसे कहते हैं। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो होता है नितंब में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य कौन करता है? त्वचा करता है। स्टेपेडियस एक क्या है? तो ये है मांसपेशी। तो स्टेपेडियस क्या है? मांसपेशी है। पाचन तंत्र से देखिए कैसा प्रश्न है। मानव तंत्र के इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ये कहता है कार्बोहाइड्रेट्स का। बी आंसर। इंसुलिन का उत्पादन अग्न्याशय ग्रंथि से होता है और यह हार्मोन यानी एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्वरूप है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को ही करता है। डी आंसर हो जाएगा।
देखिए रोग दिया प्रभावित अंग, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो टाइफाइड और हैजा किसको प्रभावित करता है? आंत को। टीबी, प्लेग, निमोनिया से जिसको रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा। टिटनेस और कोढ़ तंत्रिका तंत्र को, और डिप्थीरिया काली खांसी श्वास नली को। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है प्रभावित। यकृत यानी लीवर एक मुख्य पाचन ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। अग्न्याशय बी आंसर होगा। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है जो री एग्जाम हुआ था 66वीं बीपीएससी का। डिटेल आप लोग देख सकते हैं इसको। वह है एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। एमाइलेज होता है। इसमें कहाँ दिया है? सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मददगार होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मानव जीव का अग्र जो छोर है मीठा और पश्च भाग कड़वा और पार्श्व किनारे का खट्टा तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। दोबारा पूछा जा सकता है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो अग्न्याशय ही करती है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होते हैं। अग्न्याशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बहिस्रावी में यह मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में सहायक होता है और अंतःस्रावी में यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए मीठा तो है, कड़वा भी है, नमकीन भी है, मसालेदार ये नहीं है, और ये है खट्टा क्या है? तीखा नहीं है। तो इसका पूछा गया सही उत्तर चुनिए नीचे देखो का प्रयोग करके। जो स्वाद नहीं है वो बताना है। तो चौथा और सातवां, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीभ के स्वाद है। तीखा तथा मसालेदार जीभ के स्वाद नहीं है। उमामी स्वाद प्रमुख रूप से प्रोटीन, मांस, अंडे जैसे खाद्य तत्व से प्राप्त होते हैं। विटामिन एवं पोषण से कैसा प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स है? तो चावल है। देखिए पूछा है मुख्यतः, ठीक है। चलिए देखिए इसे डिटेल। उपरोक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। मानव शरीर में होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लगभग 70% पानी होता है। 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। पेलाग्रा जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाली रोग, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, हर ईयर आता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम तो याद ही रखिएगा आप लोग। वाला में निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो ये B12 का। देखिए रासायनिक नाम इसका क्या है? रासायनिक नाम है B12 का साइनोकोबालामिन, और यह डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो होता है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के हो जाएगा वो। लिखित में किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो होगा विटामिन D2। इसका डिटेल देखिए। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 जो है विटामिन डी का वह प्रकार जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों के जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है, और इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। पूछा जाता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित हो रहती है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, जिसकी कमी शरीर में रतौंधी हो जाती है, और इस विटामिन के संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, और जिसका प्रमुख स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये सही सुमेलित जो नहीं वो बताना है। तो इसका आंसर बी वर्ड। इसमें दिया है टोकोफेरॉल से बेरी होता है, गलत है ये। देखिए क्या है, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेलिमिया रोग होता है, ठीक। और साइनोकोबालामिन यानी विटामिन बी 12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी से कोलीकैल्सिफेरॉल और डी3 तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल डी2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन बी1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से होता है। मतलब सब मिला के बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी1 से होता है, यानी थायमिन की कमी से, ना कि टोकोफेरॉल से। टोकोफेरॉल से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा और इसका डिटेल ही जानना जरूरी है। सूर्य का प्रकाश एवं क्वाड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है और गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फा में से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन बी1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प इसीलिए ई अभिष्ट उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ से इतना, इसका शॉर्ट नोट बना सकते तो बना लीजिए आप लोग। प्रश्न आता है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी 12। कोबाल्ट जो है एक खनिज लवण है जो विटामिन बी 12 यानी साइनो कोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी 12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से क्या होता है? इसी कमी से होता है तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन बी 12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, सबको मालूम होगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। इसी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। इंसुलिन देखिए, इंसुलिन क्या है? ये है एक प्रकार का प्रोटीन। तो इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है जिसका रचना 51 अमीनो अम्लों से होता है और यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन के बी, ए आंसर हो जाएगा, क्या हुआ? ए। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं और जिनका निर्माण प्राय नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा? एंजाइम हो जाएगा, सी आंसर। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी ही होता है, सी आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी बता चुके हैं, स्कॉर्बिक अम्ल होता है। किसका घटिया स्रोत है? ये होगा विटामिन सी का, यानी क्योंकि विटामिन सी इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी जो है इसकी बहुत कम, अत्यंत कम मात्रा होती है और अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। नेक्स्ट, निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो देखिए ये होगा मलेरिया यानी क्लोरोक्वीन। तो मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्वीन का यूज करते हैं। देखिए बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रेन, क्लोरोक्वीन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है और जबकि थायमिन को विटामिन बी 1 के नाम से जाना जाता है। निम्न में सबसे मीठा चीनी कौन सा है? फ्रक्टोज ही होगा, ये आंसर होगा। तो सबसे मीठा चीनी फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है और यह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठा शर्करा है। शर्कराओं में सबसे मीठा है फ्रक्टोज, ये आंसर। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन, सी आंसर हो जाएगा। विटामिन ए उपलब्ध होता है, ये होता है गाजर से होता है। शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो,
पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जाता है। विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त हो जाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर ही है, सी आंसर होगा। देखिए, उपरोक्त प्रश्न के दिए गए विकल्पों में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर के अतिरिक्त विटामिन ए के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है: हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जेरोप्थेलेमिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि है। खमीर का उपयोग जो होता है शराब के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र से। देखिए कैसा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है तो गुंबदाकार हो जाता है, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है और यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड के अल्पकालिक जो जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऊपर सभी तीनों एक साथ मौजूद हो तब। देखिए, नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो और आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। कड़ी तत्व क्या है? ये है वायु प्रदूषक। निमोनिया एक संक्रमण है तो आंसर फेफड़ों का संक्रमण है। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यह मुक्त करते हैं, इसीलिए। आसनदारी में सामान्यतः श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है चपटा। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका डिटेल देख सकते हैं आप लोग। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है और यह चरण इस प्रकार है। सीटाइल यानी SOA निर्माण के समय, और दूसरा है क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के निर्माण के समय, और तीसरा क्या है क्रेब्स चक्र में स्यूसिनिक अम्ल के निर्माण के समय। परिसंचरण तंत्र के देखिए कैसा प्रश्न है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? तो 5 से 6 लीटर होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करना। के संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? तो हृदय के वाल्व रोकते हैं। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? तो आंसर होगा RH कारक में। रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। और इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ये स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? आंसर होगा ई। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो आंसर एरिथ्रोसाइट करता है, सी आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है O। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? A, B है, सी आंसर होगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो होती है लोहा।
मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में यानी लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं उसे। मनुष्य शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो आंसर इंसुलिन की। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये होता है वसा अवशोषण से। सी आंसर हो जाएगा इसका। लैक्टियस लसिका वाहिकाएं हैं जो लैक्टियस रक्त कोशिका के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है और इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है कैसी? तेज। सी आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र से प्रश्न देखिए। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? ये है अधिवृक्क। ए आंसर। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन कहते हैं उसे। तंत्रिका तंत्र से देखिए कैसा प्रश्न है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी का फुल फॉर्म है और एक बार बीपीएससी में पूछा भी गया था फुल फॉर्म इसका। निम्नलिखित में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट देखिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड है। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड है को जो है मानव शरीर का तीसरा आंख भी कहा जाता है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होता है। कहाँ पे? एपिथैलेमस में। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है। एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है और ये सब बीपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा गया, एक बार दो बार यूपीएससी में पूछा गया था ऐसा प्रश्न। तो यूपीएससी में क्या है आप लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछता है और ये फैक्ट नहीं पूछता है, उसमें डिटेल में पूछता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन है हार्मोन इसमें से। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा? पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्न्याशयी द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और इसे शरीर का मुख्य एनाबोलिक हार्मोन भी माना जाता है और ये रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। डी आंसर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में मिली होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। सहज प्रणाली का एक परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली की स्वकोशीय क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो होता है भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। दोबारा देखिए प्रश्न आया हुआ है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? यह कशेरुक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं तो इसका आंसर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। अब जनन एवं भ्रूणीय विकास देखिए। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पराध्वनिक तरंगिका। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भ्रूण किस में मिलता है? तो ये मिलता है बीज में। सी आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं? तो ये होता है उपयुक्त यानी जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से
क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। पादप कार्य से देखिए प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कौन सा है? O2 है उपोत्पाद प्रकाश संश्लेषण का। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कौन? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ये कैल्शियम नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम तो है लेकिन कैल्शियम नहीं है। देखिए इसका डिटेल भी जानना जरूरी होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल या प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? परासरण उसे कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कार्य की। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? उपरोक्त में से कोई नहीं। डी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है अर्थात पौधों के समस्त हरित भागों में होती है और यह क्रिया विशेषतः पत्तियों के मोसोफिल ऊतक में होता है। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले कौन है? गार्नर और एलॉर्ड है। ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पादप पोषण से कैसा आया है। अदरक तना है जड़ नहीं है। तो देखते हैं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं इसीलिए। परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है। ए आंसर हो जाएगा। पादप कली क्या है? तो ये एक भ्रूणी टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हेलोफाइटा कहते हैं उसे। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको लवण मृदोद्भिद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? अदरक। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। ल्यूवेन हुक कहिए या ल्यूवेन हॉक कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवहनी यानी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाता है जाइलम टिश्यू से। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है इन दोनों से यानी बीजों से भी और तना काटने से भी। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन से उगते हैं। देखिए कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से ही उगते हैं। कीट भक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और वे कीटों का भक्षण करने अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? इसमें आंसर इसका हो जाएगा बी, लेगी हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेगी हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है और यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। पौधे का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें भी मदद करता है? देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका डिटेल देखिए। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ साथ पौधों को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मटर पौधा क्या है? ये है शाक। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है प्रचुर मात्रा में। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा से।
निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो आंसर बी हो जाएगा। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, तो यही सही नहीं है। देखिए, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं झाड़ी होती है। ज्ञातव्य है कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाते हैं और इसके अतिरिक्त पौधे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? आंसर सी होगा, बात उत्सर्जन हो जाएगा। लीची का खाद्य भाग क्या है? एरिल है। क्या है? एरिल। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसका आंसर भी हुआ। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, यानी नोड एवं इंटरनोड दोनों होते हैं। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं सूखे। कैसे होते हैं? सूखे। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? ऑस्मोटिक दाब है। क्या है? ऑस्मोटिक दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुड़िया की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुड़िया के पत्तियों की गति को सिस्मोनोएस्टी यानी कंजनशील अनुक्रिया कहा जाता है और यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता है जिसमें पौधे को छूने या किसी प्रकार से हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। पादप जनन से देखिए कैसा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है इसमें सच्चा फल नहीं है। सेब हो गया, काजू हो गया इत्यादि। देखिए नेक्स्ट, ऐसा डिटेल देख सकते हैं आप, दोबारा आ सकता है। पाइन फल, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और ये सभी क्या कहलाते हैं? तो एक कहलाते हैं अनावृत बीजी। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडवाहिनी में होती है। फूल का अंडा से फल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आर्थिक महत्व से कैसा प्रश्न है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली है। ये बीपीएससी में कई बार आया है और यूपीपीसीएस में भी कई बार आया हुआ है प्रश्न ये। लौंग के पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है हल्दी का। और लौंग का भी पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। लौंग का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। इलुनिन प्राप्त होता है किससे? डहेलिया के जड़ों से। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ज्वर हर दवाएं हैं, वेदना निवारक का काम करती हैं और ये इन दवाओं को वीलो वृक्ष की छाल से प्राप्त की। किस वृक्ष से? तो वीलो वृक्ष की छाल से। एस्पिरिन क्या है? तो ये एंटीपायरेटिक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ है। द्विपद विज्ञानी संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीना। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफ्लेशिया है। सूची फर्स्ट को सूची से कैसे मिला करना? कपड़ा दिया और उत्पत्ति दिया है, तो इसका सीधे हम लोग डिटेल ही देख लेते हैं। डी आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। देखिए देखिए लिनेन जो है ये सन के पौधा से प्राप्त होता है। जटा यानी कोया जो है नारियल के पौधा से। मोहायर ये अंगोरा बकरी से। और डाउन जो है बत्तख और ग्रीज के पंख से प्राप्त होता है। रोग एवं उपचार, तो विषाणु जनित रोग। देखिए एड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा इसका। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन है? मच्छी, बी आंसर। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु जनित रोग से प्रश्न कैसा है? निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है? ई आंसर हो जाएगा। देखिए
इसका डिटेल में। उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है, ठीक है। और एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है 30 से 180 दिन तक। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? आंसर सी होगा, जलजन्य रोगों के। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा छोटी चेचक के लिए। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए कौन है? 6 रोग है। 95 में पूछा गया था, अब इसका डेटा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कवक जनित रोग मृत जीवों के अपघटक है, ये है आंसर डी। उपरोक्त में से एक सही, देखिए क्या क्या है डिटेल। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक दोनों ही अपघटक के रूप में आते हैं। आने परजीवी रोग से प्रश्न कैसा है? मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, बी आंसर हुआ, अधः स्तर के साथ ही कोड पर। डिटेल देख सकते हैं आप लोग। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्प का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए सही उत्तर इसमें चुनना था, तो धूप से जलना यानी सनबर्न भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सनबर्न जैसे हो जाता है सबको, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, सभी हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। हीनताजन्य असंक्रामक व अन्य रोग के बारे में कैसा प्रश्न है? शरीर में लौह की कमी से होने का क्या होता है? तो इसका आंसर रक्ताल्पता हो जाती है। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। रक्त यानी ल्यूकेमिया को रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, इसका आंसर हो जाएगा ई। डिटेल देखिए इसका। डिटेल में कि रेडियो फॉस्फोरस यानी P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का यह रक्त कैंसर है, इसके इलाज में किया जाता है। तीव्रता एवं प्रत्युक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो यह आयनीय विकिरण, सी आंसर हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट वाले मच्छर, कहा दिया आंसर, सी आंसर हो जाएगा इसका। मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इस मादा मच्छर में खास प्रकार के जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं। ट्रैकोमा रोग का संबंध है किससे? आंखों से। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एनोरेक्सिया क्या है? नींद संबंधी विकार है, गलत। एनोस्मिया क्या है? खाने का विकार, ये भी गलत। डिस्फीनिया क्या है? सांस की तकलीफ होती है, सही है। और एनोस्मिया क्या है? गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है, ये भी सही है। तीसरा चौथा सही है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। और ये दोबारा पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट बनाइए इसके नोट से। देखिए एनोरेक्सिया से क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन संबंधित विकार है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के भार को लेकर सशंकित रहता है जिसके कारण वह भोजन खाने से बचता है। इसी तरह सब देख लीजिएगा आप लोग। शॉर्ट नोट इसलिए बनाने के लिए बोलते हैं ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आसानी रहे आप लोग को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सत्य है, आप लोग देख सकते हैं इसको, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी से प्रश्न कैसा आया है? एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ई में देखिए क्या दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंब एक चिकित्सा प्रतिबिंब तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है और इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण है जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही
किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं एमआरआई इन दोनों ही तकनीकों में से किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? इन्होंने की थी एडवर्ड जेनर ने। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन भी होता है और एथिलीन भी होता है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका और डी आंसर भी हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए इनको किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी जो है ये इसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सी आंसर होगा जीन मानचित्र कहते हैं। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला करके और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। mRNA का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए विविध से प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ये लिखी डार्विन ने। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी, ये आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो इसका आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा लगभग में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? इसका आंसर डी होगा गैम्बूसिया का। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो ये खरगोश से निकालते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो मिला था आर्विड कार्लसन को। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, HIV एड्स। नेक्स्ट है, इसका आंसर 9 का आंसर सी हो जाएगा, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, बी आंसर हो जाएगा। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो भेड़ों से बनता है, सी आंसर हो जाएगा। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो 1 साल में। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का। किसका? ऑक्सैलिक अम्ल का। प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ये है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। अब देखिए नेक्स्ट लेके आएंगे हम रसायन विज्ञान का, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे बिहार राज्य संबंधित प्रश्न कैसा आया है, कहाँ से आया है, उसको हम कराएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहीं पे जीव विज्ञान का पूरा कंप्लीट हुआ एक ही वीडियो में। इसके पहले भौतिक विज्ञान कराया, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आने वाला है रसायन विज्ञान, फिर उसके बाद आएगा बिहार का जो प्रश्न है, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न। ठीक है, फिर उसके बाद हिस्ट्री आएगा। जैसा जैसा बताइएगा सब्जेक्ट वाइज लाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो।